रीति मुक्त काव्य धारा की बात करें तो रीति मुक्त काव्य धारा से तात्पर्य उस काव्य धारा से है जो रीति बंधन और परिपाटी से मुक्त, अतः शास्त्रीय नियमों से मुक्त होकर रहकर काव्य सृजन में प्रवृत्त हुए कवि रीति मुक्त कवि हैं। और इन कवियों के धरातल भिन्न है। इनका काव्य संबंधी दृष्टिकोण भी दो विरोधी रेखाओं को छूता है। रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय परंपरा को आधार बनाकर काव्य की रचना की, तो रीति मुक्त कवियों ने परंपरागत मार्ग को उपेक्षित भाव से देखा और काव्य को अनुभूति प्रेरक मानकर उन्होंने भाव को प्रमुख और भाषा को गौण स्थान दिया। रीतिकाल की यह स्वच्छंद काव्य धारा मुक्तक कवियों की काव्य धारा है। ये मुक्त धारा है और रीति मुक्त कवियों ने सुविख्यात काव्य को साधन रूप में नहीं अपितु साध्य रूप में ग्रहण किया। लोग है लागे कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बना। इसी बात को पुष्ट करते हुए संकलनकर्ता ब्रजनाथ जी ने आगे कहा है कि जग की कविताई के धोखे रहे, यह प्रवीणता की मति जाकी। इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसमें कवियों ने शास्त्रीय नियमों से परे एक स्वच्छंद रीति से अपने काव्य को सृजित किया। रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों ही कवियों के जो धरातल हैं वो अलग अलग हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हैं और दोनों के ही जो मार्ग हैं वो अलग अलग। रीति बंधन और परिपाटी से मुक्त जो काव्य है वो रीति मुक्त है, सीधा सा है। और इसमें कभी परिपाटी से अलग हटकर काव्य रचना करते हैं। इस धारा के कवि वह हैं जिन्होंने प्रयत्न करके कभी कविता नहीं लिखी, बल्कि कविता स्वतः उनके हृदय से उद्धृत। रीति मुक्त कवियों ने काव्य को साधन रूप में नहीं अपितु साध्य रूप में ग्रहण किया। न केवल घनानंद पर ही ये पंक्तियां लागू होती हैं, बल्कि सभी रीति मुक्त कवियों पर चरितार्थ होती हैं। और इसी बात को पुष्ट करके घनानंद जी ने ब्रजनाथ जी ने जो बात कही कि जग की कविताई के धोखे रहे, ये बिल्कुल अपने आप में सिद्ध साबित है। तो रीति मुक्त कवियों की कविता को नेत्रों से नहीं हृदय से, आंखों से पढ़ा जाता है। प्रेम के क्षेत्र में पवित्रता व उदात्तता का स्थान है। इसी कारण रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्य में अनेक ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है जो आज भी हमारे मन को प्रभावित करती है। इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं को निम्न रूपों में समझा जा सकता है, जैसे कि परंपरा मुक्त मार्ग। ये जो कवि थे, इन कवियों ने परंपरा मुक्त मार्ग को अपनाया और परंपरा से अलग एक नवीन मार्ग का चयन किया। इन कवियों ने रीतिबद्ध कवियों से अलग काव्य की भावना को प्रधान दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिसमें बाह्य चित्रण की अपेक्षा आंतरिक चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है। इन्होंने काव्य को भावना प्रधान कहा, वह बाह्य चित्रण की अपेक्षा आंतरिक चित्रण को अधिक महत्व देते हैं। घराना और बोधा जैसे कवियों का उद्देश्य हृदय के भावावेगों को स्वच्छंद भाव से अभिव्यक्त करना था। आत्मविभोर होकर काव्य रचना करने वाले ये कवि बौद्धिकता को काव्य के अनुकूल नहीं मानते थे। घनानंद ने इसी कारण से प्रिय के रूप सौंदर्य पर समर्पित होने और रीझने को अधिक महत्व दिया है। बुद्धि को तो उन्होंने वासी बनाकर रखा है। ये जो काव्य धारा थी, रीति मुक्त काव्य धारा, इसमें जो काव्य रचित किया गया वो व्यक्ति प्रधान काव्य था। इस धारा में प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति आत्मपरक शैली में हुई है, जबकि रीतिबद्ध कवियों ने प्रेमी प्रेमिकाओं के हाव भाव की जैसी व्यंजना की, वैसी व्यंजना रीति मुक्त कवियों में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलती। रीतिबद्ध काव्य यदि वस्तु प्रधान है तो रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। इस धारा के कवि अपने निजी जीवन में कहीं न कहीं चोट खाए हुए अवश्य। यही कारण है कि रीति मुक्त कवियों का वियोग वर्णन हृदय से निकली हुई सच्ची ध्वनि प्रतीत होता है। वेदना युक्त प्रेम दर्शन
इन कवियों के प्रेम दर्शन में वेदना है, पीड़ा है, एक टीस है। इन कवियों ने यहाँ इतनी प्रखर होकर जो इनकी वेदना है वो इतनी प्रखर होकर काव्य में उतरी है कि संयोग में भी पीड़ित करती रहती है। यह कैसी संयोग न सूझी परे, जो वियोग न क्या कहूँ विछोह। तो परंपरावादी श्रृंगार वर्णन संयोग के हर्ष और वियोग के विवाद के अंतर्गत हुआ है। अतः रीति मुक्त काव्य की विधा प्रधानता उसे प्रचलित परंपरा से पृथक करती है। इसका कारण यह है कि फारसी का प्रभाव इसके मूल में निहित है और यहाँ पर भी प्रेम वेदना प्रधान न होकर अधिक वर्णित हो गई है। दूसरा, तत्कालीन समाज की छाया इन कवियों के मन पर पड़ी। वस्तुतः इस काल के व्यक्ति में घुटन, पीड़ा, निराशा के भाव भी द्योतित होते हैं, झलकते हैं। यही कारण है कि असंतोष से युक्त इस काव्य में जिस प्रेम और उससे संबंधी वेदना की अभिव्यक्ति हुई है वह अत्यंत स्वाभाविक और विश्वसनीय प्रतीत। तो जो रीतिकालीन रीति मुक्त काव्यधारा है उसमें भाव प्रवणता देखने को मिलती है। मानव संचेतनाएं भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। रीति मुक्त कवियों ने इन्हीं भावनाओं को अपनी कविता का मूलाधार बताया। अतः रीति मुक्त कवियों ने भाव प्रवणता इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता रही है। यथार्थ तथा यथार्थता को महत्व दिया। वे दूसरी दुनिया में रमे रहते हैं और भावनात्मकता के कारण ही इनकी काव्यों में वैश्यात्मकता दिखाई। जैसे एक उदाहरण है कि अधिक ही मृणाल के तारों को तेही ऊपर पावते आप सुई बेग के द्वार सके न कहा परती थी कुट्टालू लगा वादा बना। तो इस प्रकार भाव प्रवणता जो ये काव्य है इसमें देखने मिलती है और इस काव्य में और भी अन्य प्रवृत्तियां हैं जो हमें देखने की मिलती हैं जिन्हें हम अलग रूपों में समझ सकते हैं। जैसे प्राचीन काव्य परंपरा पर रीतिकालीन संपूर्ण साहित्य या तो अलंकार की चमक दमक से परिपूर्ण था या फिर नायिका भेद रुचि से संबंधित उनके कार्यकलापों का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। रीति मुक्त कवियों ने इन दोनों ही प्रवृत्तियों से बचने का भरसक प्रयास किया है। इनके काव्य में ना तो अलंकारों का आवश्यक बोझ है और ना ही नायक नायिकाओं के रीतिबद्ध स्वरूप का चित्रण। ठाकुर ने अपनी रचनाओं में अलंकार रहित भाषा का प्रयोग किया है। घरानंद ने अलंकारों का प्रयोग तो किया है किंतु वे उनके भावों के अनुगामी हैं। ऐसा नहीं है कि भाव अलंकारों से दिशा निर्देश प्राप्त करते रहे। आलम और घरानंद के काव्य में सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर अलंकार का निशान तक नहीं। फिर भी कविता अपनी मार्मिकता से पाठकों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ती है। इस प्रकार रीति मुक्त कवियों के वर्ण विषय और वर्णन शैली दोनों ही भिन्न हैं और वे काव्य परंपरा से मुक्त रहे। इसके साथ हम देखते हैं सहज और निश्चल भाषा का प्रयोग जो है वो यहाँ किया गया है। तो रीतिबद्ध कवियों की रचनाओं में अलंकारों की मारामार दिखाई देती है। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर वहां प्रयुक्त किया गया है, जबकि रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में भाषा की सहजता है, सरलता है, सुबोधता है। शब्द भी अपनी स्वच्छंद और आकर्षक गति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। चाहे घनानंद हो, ठाकुर हो, बोधा हो, आलम, सभी की भाषा में प्रेषणीयता देखने को मिलती है और लाक्षणिकता और व्यंजना अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को सफल अभिव्यक्ति देने में समर्थ होते हुए प्रतीत होते हैं। उनका काव्य अलंकारों का मुखापेक्षी नहीं, भाषा लोककृतियों व मुहावरों से सजी हुई है। कारण रीति मुक्त कवियों की भाषा में लोक जीवन का स्पर्श और उनमें प्रेषणीयता और अर्थवत्ता की चरम सीमा मिलती है। इस प्रकार रीति मुक्त काव्य प्रेमानुभूति, वेदनानुभूति, विविध मनोदशाओं के अभिव्यंजन, सरस अभिभूतिमयता, भाषा की असाधारण विशेषताओं के कारण भविष्य की छायावादी कविता का पूर्ण दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो रीतिकालीन काव्य है और जो रीतिकालीन साहित्य है उसमें रीति मुक्त साहित्य
अपने आप में बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। और अब इन सारे विषयों को समेटते हुए इनके सारांश को चलेंगे। तो नीति काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे, जैसे ऊपर कहा गया। वहां मनोरंजन और कर्ण विलास का वातावरण स्वाभाविक था। बौद्धिक आनंद का मुख्य साधन यहाँ उक्ति वैचित्र्य समझा जाता था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र्य से युक्त था। प्रायः सब समस्त कवियों ने ब्रज भाषा रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर तत्कालीन समस्त नियम एवं परिपाटियों की प्रणाली की ओर अंगीकार करने में अग्रणी रहा है। रीतिकालीन काव्य प्रमुख रूप से श्रृंगारिकता के घुमाए। इस काल की मुख्य प्रवृत्तियां रीति निरूपण, श्रृंगारिकता तथा गौण प्रवृत्तियों के रूप में राज प्रशस्ति, भक्ति, नीति तथा प्रवृत्ति आदि कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी इस काल में अन्य और भी जो प्रवृत्तियां हैं वो रही हैं, विद्यमान रही हैं। इनमें एक है मुक्त काव्य की और दूसरी है रीति की तरह। रीति मुक्त काव्य की रीति निरूपण प्रवृत्ति के विरोध में अब उभरी, मतलब के रीति निरूपण प्रवृत्ति के विरोध में उभरी थी जो रीति मुक्त काव्य है वह, और फारसी पद्धति के व्यक्ति प्रेम की अभिव्यक्ति प्रधान थी। और दूसरी प्रवृत्ति के अंतर्गत रीति काल की पूर्व परंपराएं हैं, उनमें वीर काव्य, भक्ति काव्य और दर्शन तथा नीति ग्रंथ सम्यक परिचय वहां पर होता है। नीति संबंधी जो काव्य है, काव्य ग्रंथ है, वैसे के वैसे ही वहां पर हमें सुशोभित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य अपने आप में वैशिष्ट्य को धारण करता है। रीतिकालीन साहित्य अत्यधिक प्रभावी है और प्रभावोत्पादक है। तो सारे काल की जो प्रवृत्तियां हैं, रीतिकाल के समस्त धाराओं की प्रवृत्तियां मिलाने, तो सब में जो विशिष्टता है वो यही है कि काव्य वैशिष्ट्यपूर्ण रहना चाहिए और उसी के साथ साथ काव्य में अनेक प्रकार का जो वैशिष्ट्य है वो निहित रहना चाहिए। जो रीतिकाल के साहित्य में है वो पूर्ण रूप से श्रृंगार के केंद्र में प्रतीत